इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी स्ट्रेंथ केवल आपके पास पैसा कितना है, मिलिट्री कितनी है, केवल इसी से निर्धारित नहीं होती। आपका दोस्त कौन है, मींस अलायंस में कौन है आपके साथ, इस पर भी निर्भर करती है। और इसमें जब हम वॉर की बात करते हैं तो वॉर में मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों यूज होती हैं। रीसेंट अपडेट है, स्वीडन को नेटो का मेंबर बनाने में दो मेजर हर्डल थे, यानी कि एक टर्की, एक हंगरी। दे वर नॉट एग्रीइंग। और रूल कहता है कि जब तक नेटो के सभी मेंबर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक किसी नए देश को आप एंटर नहीं कराएंगे। तो आप में से कुछ लोग तो शायद सोच रहे होंगे, सर व्हाट इज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है इसका और क्यों स्वीडन इसका मेंबर बनना चाहता है। इस वीडियो में पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्वीडन की न्यूट्रलिटी, पास्ट क्या रहा है, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अभी ऐसा क्यों कि स्वीडन ने अपना पोस्चर चेंज किया। स्वीडन रशिया के अगेंस्ट जा रहा है, क्या पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कुछ हो चुका है? क्योंकि हमारे पूर्व के अनुभव हमारे आज के फैसलों को निर्धारित करते हैं, तो ऐसा इनके साथ भी कुछ हुआ है क्या? फिर इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, क्या स्वीडन का नेटो में आना क्या स्वीडन को सिक्योर कर लेगा? लार्जर यूरोप की जो पॉलिटिक्स है विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, उस पर क्या इंपैक्ट होगा? क्या रशिया इसके बाद जैसे यूक्रेन पर एक्शन लिया, क्या ऐसा फिनलैंड और स्वीडन पर भी ले सकता है डिस्पाइट दे बिकमिंग पार्ट ऑफ नेटो? क्या हो सकता है? तो इस पूरी स्टोरी को जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेटो एक्चुअली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। अगर हम पॉलिटिकल पावर्स की बात करें तो एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, दो सुपर पावर्स। यूएसएसआर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दे रही थी यूएसए को। मतलब क्या है कि यूएसए को लगता था कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम कैपिटलिस्ट को खत्म करके कम्युनिज्म को लाएंगे, तो एक तरीके से उनके लिए खतरा है। ऐसे में उन्होंने नेटो नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है। कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, कई जगह पर ना कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्ड लूजली लिख दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना नॉलेज बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, लूज नहीं होती। There's a difference between the word collective security and collective defense. कलेक्टिव सिक्योरिटी जो वर्ड है वो यूज किया जाता है लीग ऑफ नेशंस के लिए, जो पहले आई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में खत्म हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस आया तो यूनाइटेड नेशंस के लिए आप कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बना था। ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑल मेंबर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस यूएन। ऑल नेशंस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ यूएन, जैसे सारे नेशंस हो गए, और दुनिया में शांति स्थापित करना यूएन की जिम्मेदारी है। अगर एक मेंबर दूसरे पर कोई एग्रेशन करता है, इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तोड़ता है, यानी कि जो उसकी भौगोलिक यानी कि उसकी जो बाउंड्री की संप्रभुता है उसको ब्रेक करता है, कुल मिलाकर उसके एरिया को कब्जाता है, जैसे कि रशिया ने कहा गया कि क्रीमिया को कब्जाया, तो ऐसे में बाकी सारे मेंबर्स कलेक्टिवली उस पर प्रेशर बनाएंगे कि उस एग्रेशन को ड्रॉप करें, और उस पर कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई जाएंगी जिससे कि बाकियों के लिए भी एक एग्जांपल्स है। तो ऐसा एक प्राइम एक्चुअली पर्पस था यूनाइटेड नेशन का, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। ध्यान रखना, कलेक्टिव सिक्योरिटी में मैंने क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में पहले से ही कोई एक पर्टिकुलर नेशन को थ्रेट बताया? नहीं बताया, एक पर्टिकुलर नेशन को थ्रेट नहीं बताया। लेकिन जब मैं बात करता हूं कलेक्टिव डिफेंस की, तो कलेक्टिव डिफेंस देखिए क्या कहता है, एक ग्रुप है जिसमें फ्यू नेशंस हैं, फ्यू नेशंस, यहां पर ऑल नेशंस होंगे, तभी हम कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हैं। ओके, आप यानी कि नेशन का दर्जा रखते हैं। लेकिन यहां पर कलेक्टिव डिफेंस में क्या होता है, फ्यू होते हैं, और उनका पहले से ही एक टारगेट होता है, एक एनिमी डिक्लेयर्ड होता है कि यार हमें ना इससे खतरा है। जैसे कि यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, इनको खतरा किससे बताते हैं? रशिया से। तो नेटो जो है एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो रशिया से अपना आपको खतरा बताता है, राइट। ऐसे एक और बना था वर्सा पैक्ट, जो रशिया ने बनाया था, मतलब यूएसआर ने बनाया था, हालांकि वो खत्म हो गया, चला नहीं, बच गया नेटो। अब नेटो का एक्सपेंशन हो क्यों रहा है, मतलब वाई फिनलैंड, स्वीडन, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ नेटो? क्या इनको ही नेटो की जरूरत है? क्यों है? क्योंकि यहां पर एक मैकेनिज्म कहता है कि अगर एक भी नेशन पर इस एनिमी ने अटैक किया, या इस एनिमी के साथ जो अलायंस पार्टनर है, जो इसके साथ क्लोज रिलेशन रखता है, जो नेटो का मेंबर नहीं है, उसने अगर इन पर अटैक किया, तो मान लीजिए कि सारे नेशंस जो हैं ये अपनी कलेक्टिव फोर्स को इस नेशन के पीछे रख देंगे। यानी कि इस नेशन के पास अगर एक हथियार है
और इनके पास एक एक हथियार हैं, तो ये मत मानिएगा इस नेशन के पास केवल एक ही वेपन है, सारे वेपन इसके ही मानिए। एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको डेटरेंस की स्ट्रेटजी कहते हैं। डेटरेंस का मतलब है कि अपनी ताकत को इतना बढ़ा लो कि दूसरा आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि मानकर चला जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी नेशन अगर वॉर कर रहा है तो रेशनल तो होगा, तर्क तो लगाएगा। अगर रशिया को पता है कि 32 नेशंस साथ आ जाएंगे, अगर फिनलैंड पर अटैक किया तो 32 नेशंस, क्योंकि स्वीडन इज गोइंग टू बी 32nd नेशन, मतलब 32वां हो जाएगा। आज 28 तारीख है, 1 मार्च को इसका फॉर्मल इनविटेशन जो है वो नेटो की तरफ से मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है स्वीडन के लिए। तो ऐसे में 32 नेशन साथ आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन पे ही चलता है, राइट। आप कहेंगे फिर यूक्रेन पे कैसे कर पाए? यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है ना। यूक्रेन नेटो का पार्ट बनने वाला था, रशिया कह रहा था नहीं बनना है, यूक्रेन कह रहा था हमारी मर्जी, हम बनेंगे। तो उन्होंने कहा मर्जी है बनेंगे और आपका बॉर्डर हमारे साथ कनेक्टेड है और नेटो हमको दुश्मन मानता है और रशिया के मेजर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर्स आर ऑन ईस्टर्न फ्रंट ऑफ रशिया, देन दैट इज गोइंग टू क्रिएट इनसिक्योरिटी इन रशिया, इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने जो किया ना वो एक प्री एम्प्टिव एक्शन था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, वो मदर रशिया को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ा, वो जरूरत बन गई, नहीं तो ये नेटो की फोर्सेस यहां तक आ जाती, यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करते रशिया को इनसिक्योर करने के लिए। थोड़ा ये तो आपको क्लियर हुआ बैकग्राउंड क्या है। अब 2 सवाल आपके मन में आने चाहिए कि सर स्वीडन और फिनलैंड ये बनना क्यों चाह रहे हैं? क्या इसमें कुछ ज्योग्राफी का रीजन है, हिस्ट्री का भी रीजन है? दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का रीजन बताऊंगा। फिर दूसरा रीजन, सर इसमें टर्की और हंगरी व्हाई दे वर अपोजिंग? फिनलैंड का तो क्लियर कर दिया था टर्की और हंगरी ने, 2 ही नेशन अपोज करे थे, लेकिन दोनों ने क्लियर कर दिया था 2023 में, और 2023 में फिनलैंड तो बन भी चुका है नेटो का मेंबर, स्वीडन रहता है, इसके खिलाफ क्यों चल रहे थे भाई? सबसे पहले हंगरी के बारे में बताता हूं। एक्चुअली हंगरी में जो विक्टर ओर्बान जो लीडर हैं, उन पर आरोप लग रहा था कि आप ना फंडिंग ले रहे हैं रशिया से और आप कुछ इलीगल मीन्स से, मतलब कुछ डेमोक्रेसी को टॉपल करके आप यहां पर लीडर बन गए हैं। तो बेसिकली लेजिटिमेसी पर सवाल किया जा रहा था हंगरी की लीडर की। तो इन्होंने कहा अच्छा, मतलब हम पर सवाल उठाओगे और आप कहोगे नेटो का मेंबर बनना है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, हम हाँ भी बोल देंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। खैर फाइनली इन्होंने कन्विंस कर लिया है इनको, तो ये एग्री हो गए हैं। फिर टर्की क्यों प्रॉब्लम में था भाई? टर्की को क्या प्रॉब्लम थी स्वीडन से? एक्चुअली स्वीडन की जो इमेज आपके मन में होगी ना, जो मुझे लगता है वो ये होगी कि जितने भी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले आप रैंकिंग देखते हो, सब में आप देखते हो स्वीडन नॉर्वे ऊपर है, राइट। और आप देखते हो कि यार स्वीडन ने ना न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है, राइट, न्यूट्रल नेशन रहा है, नॉर्डिक नेशंस न्यूट्रल रहे हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। और जब डिफेंस की बात आती है तो डिफेंस पे भी काफ़ी कुछ कम पता होता है लोगों को कि स्वीडन की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो अमंग द टॉप मानी जाती है, यानी कि स्वीडन में वेल एस्टेब्लिश्ड उनका इंडिजिनस डिफेंस इंफ्रा बना हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्री बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता यार ये तो काम की हो सकती है नेटो को भी, है कि नहीं? अब टर्की को क्या प्रॉब्लम थी? टर्की का कहना है कि हमारे यहां पर ये कुर्दिश पॉपुलेशन है जो लगभग 15 से 20% है, और इनकी डिमांड है अलग से एक देश की, कुर्दिस्तान की। और इनका एक मांग करने वाला ग्रुप है पीकेके, जिसके कुछ लीडर्स जो हैं रहते हैं स्वीडन में। वो स्वीडन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर वहां से कुर्दिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, और स्वीडन सरकार जो है उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि ये जो पीकेके वाले हैं ये मिलिट्री आउटफिट रखते हैं टर्की में। तो इफ सम मिलिटेंट ग्रुप्स इन टर्की डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन आउट ऑफ टर्की, दैट इज कुर्दिस्तान, और वो बेस बनाकर स्वीडन में बैठे हैं, स्वीडन की सरकार कुछ नहीं कर रही, तो टर्की कह रहा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हाँ कर दें कि तुम नेटो का मेंबर बन जाओ और हम सब के हथियार तुम्हारे सुरक्षा के लिए भी लग जाएं, अगर रशिया तुम पर अटैक करे तो तुम हमारे कंसर्न को क्यों नहीं सोच रहे? स्वीडन ने कहा यार बात तो लॉजिकल है, चलो मान लेते हैं। तो उसके बाद स्वीडन ने इनकी बात मानी, और अभी रिसेंटली वन बिजनेसमैन इन स्वीडन हु वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सपोर्टर, जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया फिर स्वीडन की अथॉरिटीज ने, क्योंकि कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा ना एर्डोगन मानेंगे। तो इन्होंने गिरफ्तारी करके दिखा दिया, देखिए अब टेंशन मत लीजिए, देखिए कुर्दिश को हमने गिरफ्तार कर लिया है, अब कुर्दिस्तान की मांग को हम वीक कर देंगे यहाँ पर। एर्डोगन ने कहा ठीक है, फिर हमारा भी सपोर्ट आपको है। अब जरा हिस्ट्री समझते हैं। आपको लगता होगा कि स्वीडन रशिया के अपोज जा रहा है,
केवल इस बात पे कि यूक्रेन पर अटैक हो गया? नहीं, हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। जरा चलते हैं 17th सेंचुरी में। ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये स्वीडिश किंगडम होता था। आज जो आप दो देश देखते हैं ना, स्वीडन और फिनलैंड, एक्चुअली एक टाइम पर वो स्वीडिश किंगडम का ही पार्ट था। रशिया के साथ वॉर हुआ, रशिया ने फाइनली फिनलैंड वाला पार्ट ले लिया था, रशियन एम्पायर का पार्ट बन गया था फिनलैंड वाला पार्ट, जो कभी स्वीडन का पार्ट होता था। तो एक तो ये पुराना एंगल है, राइट। उसके बाद फिनलैंड जो है आज़ाद हो गया था 1917 में, जब रशिया में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिनलैंड ने अपनी आज़ादी सिक्योर कर ली थी। तो यहाँ पर जो है फिर फिनलैंड बन गया। देखिए ये बन गया फिनलैंड और ये है स्वीडन। ये आज का मैप है, राइट। अब फिनलैंड की स्टोरी सुन लीजिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मैं बात करूं मार्च 1940 की, यहां पर फिनलैंड और रशिया में वॉर चल रहा था और इसमें फिनलैंड लॉस्ट अराउंड 10% ऑफ इट्स टेरिटरी टू रशिया। तो मुझे बताओ, ये तो अभी की बात है वर्ल्ड वॉर 2, मतलब अभी इन द सेंस की 1940s, तो यहां पर तो 10% टेरिटरी चली गई इनकी, राइट। एक तो पूरा का पूरा प्रोविंस चला गया इनका। तो ऐसे में आज अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक हुआ तो फिनलैंड को यादें ताज़ा होंगी कि नहीं होंगी? यादें ताज़ा होंगी। अब जो मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ ना, यादें ताज़ा होंगी, एक्चुअली ये इनके फिनलैंड के खुद के लीडर ने कहा कि मतलब वी आर एक्चुअली रीलिविंग द मेमोरीज, कि अगर ये यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, कि भाई ये इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है, यूक्रेन टिल्ट हो रहा है यूरोप की तरफ, नेटो की तरफ, तो हम भी तो ज़्यादा करीब हैं यूरोप की तरफ। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी अटैक कर दे। यूक्रेन तो टाइम से नेटो का मेंबर बन नहीं पाया, इस वजह से नेटो की फोर्सेस यूक्रेन के सपोर्ट में आ नहीं पा रही। यूक्रेन कह रहा है कि भाई नेटो अब मुझे अपना मेंबर बना लो, तो अब वो इन बिटवीन वॉर बनना नहीं चाह रहे, क्योंकि इन बिटवीन वॉर का मतलब है कि पूरी अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी। तो इस टाइम बिडेन कह रहे हैं कि जब पहले वॉर खत्म हो जाए उसके बाद आपको नेटो का मेंबर बनाएंगे। तो यूक्रेन इज लाइक ये धोखा ही हो गया हमारे साथ, तो इनके साथ ना हो जाए ऐसा, तो इस वजह से पहले से ही नेटो का मेंबर बनना चाह रहे थे। तो फाइनली जब ये लॉस्ट हो गई टेरिटरी, तो एक तो ये पुराना एंगल है ही। उसके बाद से एक बात समझ में आ गई, जब ये फिनलैंड लॉस्ट हो गया था, फिर फिनलैंड की टेरिटरी लॉस्ट हो गई थी, कि हम तो अपने आप न्यूट्रल रहेंगे, हम तो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। और ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो डायनामिक्स थे वर्ल्ड के सुपर पावर के, एक न्यूक्लियर राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया, हिरोशिमा नागासाकी। तो अब इन्होंने सोच लिया कि हमें तो न्यूक्लियर पीस की तरफ रहना है, डिसआर्मामेंट की तरफ रहना है। तो ऐसे में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों की यही स्ट्रेटजी थी, इवन डेनमार्क की भी यही स्ट्रेटजी थी। तो इन्होंने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया और रिजल्ट हमारे सबके सामने है। तो कोल्ड वॉर के दौरान ऐसा ही चलता रहा। अब जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि 1991, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया बन गया। अब इसके बाद जब यूरोप बनने लग रहा, मतलब यूरोपियन यूनियन बनने लग रही थी, तो अब इन्होंने अपना टिल्ट जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ दिखाना स्टार्ट किया। उसका एक पर्पस ये था कि जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेटर हो सके। तो ये इनको दिखा कि यार चलो यार टिल्ट कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। 1995 स्वीडन ने ज्वाइन किया यूरोपियन यूनियन, और अब इन्होंने अपने इंटरनेशनल मिशंस भेजने स्टार्ट कर दिए फॉर वर्ल्ड पीस। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पावर तो रखेंगे, डिफेंस रखेंगे, लेकिन हम वर्ल्ड पीस की तरफ रहेंगे, यानी कि स्पेसिफिकली हम इनके पावर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। फिनलैंड देखिए क्या कह रहा है। फिनलैंड कह रहा है कि जैसे ही यूक्रेन में हुआ तो उसके बाद एक बात क्लियर थी कि हमें तो नेटो का मेंबर बनना ही बनना है। ये बता दिया आपको कि ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे मार्च 1940। फाइनली दे लॉस्ट दिस टेरिटरी। देखिए करेलिया वाला प्रोविंस, ये सब वो एरियाज हैं जो फिनलैंड ने खो दिए थे और सोवियत यूनियन के अंडर आ गए थे 1940s। अब वॉर यूक्रेन में चल रहा है, तो इनके लिए था कि दिस कुड हैपन विद अस एज वेल। अब ये तो था फिनलैंड का डर। स्वीडन का क्या डर था? स्वीडन का डर देखिए 2013-14 जब ये क्रीमिया का एनेक्सेशन हो रहा है यूक्रेन, तो इस समय जो पोजीशनिंग है फिनलैंड स्वीडन की, ये देखने में आ रहा है कि जो लैटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, जो 3 नेशन है जो बाल्टिक सी को, मैं दिखा देता हूं मैप में, जो बाल्टिक सी को, ये देखिए ये रीजन जो है ये ऑलरेडी नेटो के शरण में है कि भाई हमें आप सिक्योरिटी दीजिए। इनका बॉर्डर किसके साथ कनेक्टेड है? रशिया के साथ कनेक्टेड है। अब एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन तो है ब्लैक सी, जिसकी वजह से क्रीमिया रशिया ने ले लिया। अब जोन ऑफ कंटेस्टेशन बनने वाला है बाल्टिक सी। ये बात क्लियर होने लग गई थी। देखिए सिक्योरिटी मैट्रिक्स जब किसी देश की बनाई जाती है तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होता है उसके बारे में सोच के चलना पड़ता है। अब मैं अगर 2019-20 की बात करूं तो उस टाइम पर
ये जो डायनेमिक्स थे, डिबेट थी कि यार क्रीमिया का तो हो गया एनेक्सेशन, यूक्रेन पर भी अटैक हो सकता है क्या। तो 2022 से पहले, फरवरी 2022 से पहले कितने सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि रशिया इज नॉट गोइंग टू एंटर इन वॉर विद यूक्रेन, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। वर्ल्ड में अभी अभी कोविड-19 हुआ था, कहाँ हम वॉर में जाएंगे, दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। और ऑलरेडी रशिया इतने सैंक्शंस अपने खिलाफ नहीं झेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रीमिया जब एनेक्सेशन किया तभी सैंक्शंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी वॉर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, जबकि कितने एक्सपर्ट्स कह रहे थे नहीं होगा। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि यहां पर भी वॉर नहीं होगा। यहां पर कैलिनग्रेड रशिया के पास है, रशिया का एक्सक्लेव है। बेलारूस के जो लीडर हैं वो रशिया के सपोर्टर हैं, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप चलती है वहां पर। ये जो तीनों देश हैं ये कभी यूएसएसआर का पार्ट होते थे, लेकिन ये आज नेटो की भाषा बोलते हैं और रशिया के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं छोटे देश, लेकिन नेटो को एक्सेस दे रहे हैं। नेटो देशों ने अपनी फोर्सेस यहां स्टेशन करी हुई हैं। प्रॉब्लम है कि नहीं है? प्रॉब्लम है रशिया के लिए। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में यहां पर है एक स्वल्की पास। बेलारूस रशिया का पार्टनर है, तो अगर यहां पर अपने फर्दर वेपनरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैलिनग्रेड में आप इस रूट से कर देते हैं, और अगर आपने इसको कट ऑफ कर दिया ड्यूरिंग वॉर तो लैंड के रास्ते तो यहां पर सपोर्ट भेजना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक मेजर पिलर बनेगा ये वाला एरिया, ये किसके सपोर्ट में आएंगे? तो यानी कि यहां की पावर पॉलिटिक्स तो रशिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, राइट। अब यहां पर एंगल देखिए क्या निकल कर आया। स्वीडन ने कहा कि अगर 2013 का एग्जांपल ले लीजिए कि अ फ्लीट ऑफ बॉम्बर्स वर एक्चुअली फाउंड, यू कैन से एक एक्सरसाइज कर रहे थे टुवर्ड्स स्वीडन। तो बेसिकली वो एक सिमुलेशन एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू स्वीडन का कहना है रशिया ये दिखाना चाह रहा था कि स्टॉकहोम पर जब बमबारी करनी हो तब कर देंगे, तो ये हमारी रीच में है स्टॉकहोम। तो स्वीडन सतर्क हो गया कि यार मतलब धमकी है एक तरीके से ये। 2014 में व्हाट दे फाउंड कि ये जो एरिया है स्वीडन के पास जो आपका समुद्री एरिया है, तो यहाँ पर दे फाउंड रशियन मूवमेंट। तो ये है आपका स्टॉकहोम आर्किपेलागो, इस वाला एरिया छोटे छोटे टापू हैं, तो यहाँ पर रशियन सबमरीन्स वर फाउंड। अब यहाँ पर रशियन सबमरीन्स क्यों हैं? बाल्टिक सी, कैलिनग्रेड, जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो यहाँ पर पासेस के बारे में रशिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता है, स्वीडन को ये बात क्लियर हुई। तो ये कारण पता लग गए स्वीडन को कि भाई हमें तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, स्पेशली अब यूक्रेन वाला इशू भी हो चुका है। क्या नेटो का पार्ट बनने से स्वीडन सही में सिक्योर हो जाएगा? तो पहला लॉजिक तो कहा जाता है जी हो जाएगा, क्योंकि नाउ 32 नेशंस की फोर्सेस जो हैं, मतलब इंक्लूडिंग स्वीडन, वो स्वीडन को सिक्योर करेंगी, वो फिनलैंड को सिक्योर करेंगे, तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन स्वीडन में ही कुछ लीडर्स ऐसे हैं, उनका कहना है कि फैसला गलत है। उनका कहना है कि वाई यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग फायर इन योर होम। ट्रेडिशनली हम न्यूट्रल पोजीशन रखते थे, हम इस पावर कंटेस्टेशन का पार्ट ही नहीं बनते थे। तो कुछ लीडर्स का कहना है कि व्हाट यू आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ विद रिगार्ड टू दिस यूक्रेन इशू, ये एक्चुअली यूक्रेन का मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा यूएसए और रशिया का है। यूएसए नेटो को बनाकर रखना चाहता है जिससे कि वो सुपर पावर का स्टेटस बनाकर रखे। मैक्सिमम फंडिंग इन नेटो करता कौन है? यूएस करता है। वो अपनी इस पावर स्टेटस को बनाकर रखना चाहता है। ये सारे नेशंस अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और उसके बहाने अदर पॉलिसीज यूएसए के हिसाब से चलाएं। लेकिन नेटो कब सिग्निफिकेंट होगी? जब कोई दुश्मन बना होगा। तो कई बार आपको दुश्मन बनाकर रखना होता है जिससे बाकी लोगों को डर लगे और उनको आपकी जरूरत पड़े। आप कहो कि माई एक्सटेंडेड डिफरेंस इज विद यू, वी हैव कलेक्टेड डिफरेंस, और इसमें 60% से ज्यादा फंडिंग हम करते हैं, यूएसए इज गोइंग टू से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यही कंटेंशन था। डोनाल्ड ट्रंप वाज सेइंग कि यार हम क्यों इतना पैसा दे रहे हैं इसमें, रादर देन दिस फोकस ऑन बिजनेस। बट जो डीओडी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस का, दैट वाज एक्चुअली अगेंस्ट मैनी पीपल देयर, दे वर एक्चुअली अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ व्यूज ऑफ ट्रंप, क्योंकि उनको लगता था यार लार्जर मैट्रिक्स में हमें अपना स्टेटस बनाकर रखना है, उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेस माइंड रख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स का माइंड नहीं रख रहे, तो ये उनका पॉइंट था। खैर, अब पॉइंट ये है कि स्वीडन के कुछ लीडर्स का कहना है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसका एक कारण ये है कि नेटो का सिग्निफिकेंस बनाकर रखना यूएसए के लिए जरूरी था, नेटो का एक्सटेंशन और रशिया को दुश्मन दिखाना यह भी नेटो के लिए जरूरी था। अब इस क्रॉस फायर में यूक्रेन आ गया है। रशिया वाज सेइंग कि यूक्रेन हम आप पर अटैक नहीं करेंगे अगर आप नेटो का पार्ट ना बनो, दैट वाज द कंडीशन, दे बिकेम, और उसके बाद ये इशू हुआ। अब
फिनलैंड और स्वीडन के लिए भी रशिया ने यही कहा था, यू शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो बिकॉज मोर देन 1000 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर ऑफ फिनलैंड इज कनेक्टेड टू रशिया एंड रशिया के ईस्टर्न फ्रंट जो है वो पूरे रशिया के लिए क्रिटिकल है। मॉस्को ईस्टर्न फ्रंट पे है, उनके सेंट पीटर्सबर्ग ईस्टर्न फ्रंट पे है, कितने सारे इकोनॉमिक सेंटर, डिफेंस सेंटर्स, उनकी पाइपलाइन सब ईस्टर्न फ्रंट पे है। तो अगर यहाँ पर आप नेटो को ले आओगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी और फिर हमें कुछ टेक्निकल एक्चुअली मेजर्स उठाने पड़ेंगे। वो टेक्निकल मेजर्स क्या हैं अभी हम बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब क्या स्वीडन का बनना नेटो का पार्ट क्या है वो सिक्योर कर पाएगा? तो एक एंगल तो है, हाँ यार नेटो का न्यूक्लियर डिफेंस मिल जाएगा तो ऐसे में स्वीडन विल बी मोर सिक्योर, राइट। लेकिन कुछ का कहना है कि यार ये तो लेस सेफ स्पेस होगा। ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि स्वीडन का एस्टैब्लिश्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इंडस्ट्रीज हैं। इसका फायदा नेटो को भी होगा। नेटो ने एक बात कही थी कि देखो मुझे कंडीशन चाहिए कि फिनलैंड और स्वीडन तुम रेस्पेक्टिवली अपने टोटल जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करोगे। तो स्वीडन का कहना है कि बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिनलैंड का कहना है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विल नीड सम टाइम एंड विल डू दैट, राइट। तो इस पर ये तैयार हो गए हैं। तो इससे नेटो का भी टोटल जो डिफेंस पूल है उसमें इजाफा होगा कि नहीं होगा? उसमें इजाफा होगा। बट पॉइंट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत भी हो सकता है। यूरोप पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो फॉर एग्जांपल स्वीडन ऑलरेडी F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रियट मिसाइल बैटरीज का इस्तेमाल कर रहा है, फिनलैंड इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसी स्वीडन एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पे भी अपना होल्ड रखता है, ये है गोटलैंड आइलैंड। अब यहाँ पर है वो कैलिनग्रैड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। अब ये कैलिनग्रैड रशिया यहाँ पर स्ट्रांग है और रशिया यहाँ पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन से होल्ड रखना चाहता है। अगर ये गोटलैंड आइलैंड पर स्वीडन अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है तो एक तरीके से अगर कैलिनग्रैड में अपनी मिलिट्री वेपनरी का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेगा किसी नेटो मेंबर्स के साथ, तो नेटो फोर्सेस मुझे बताइए गोटलैंड एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। तो यानी कि लोकेशन है स्वीडन के पास, टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट इंटेलिजेंस है नेटो के पास, तो ऐसे में एक गुड कॉम्बिनेशन हो सकता है अपने आप को सिक्योर करने का, ऐसा इनका मानना है। आर्म फोर्सेस अगर स्वीडन फिनलैंड की बात करें तो दे हैव एक्सपर्टीज इन फाइटिंग इन एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि रीजन ही ऐसा है, राइट। फ्यूचर में आपको पता है आर्कटिक कंटेस्टेशन जोन बनेगा, तो नेटो को स्ट्रेटेजी बनानी है आज से 50 साल आगे की भी, तो 50 साल तक भी ये कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, कुछ ऐसा इनका अंदेशा लग रहा है। तो आगे तक के लिए वो इन फोर्सेस को वहां पर मोबिलाइज कर सकते हैं, दोज हु हैविंग एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। अब ये देखिए फिनलैंड की टेरिटरी, तो फिनलैंड की टेरिटरी मतलब इतना बड़ा बॉर्डर, मोर देन 1000 किलोमीटर बॉर्डर, ये रशिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये 10वां एक्सपेंशन है नेटो का अभी तक का, और पिछले 1990 से लेकर अभी तक में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक नेटो का एक्सपेंशन यही है फिनलैंड वाला। कारण फिनलैंड का बॉर्डर कनेक्टेड है रशिया के साथ, स्वीडन का कनेक्टेड नहीं है बट फिनलैंड का कनेक्टेड है, राइट। तो इतना बड़ा बॉर्डर है। यहाँ पर मिस्टर पुतिन का कहना है कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मिलिट्री टेक्निकल मेजर्स जो है लेने पड़ सकते हैं रशिया को। अब क्या है मिलिट्री टेक्निकल मेजर्स? तो उनका कहना है कि देखो एक तो जो कैलिनग्रैड है वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस तो है ही, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपनरी भी वहाँ पर मौजूद है। अब आप कहेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या? दो तरह के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक होता है कि फॉर एग्जांपल हिरोशिमा नागासाकी, आपने धमाका किया और सब कुछ खत्म हो गया। अब चाहे सिविलियंस हो, मिलिट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गया। जब मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी एरिया में मिलिट्री है और वो एक्सपेंड कर रही है आपकी तरफ, तो आप एग्जैक्टली उस जगह उसका इस्तेमाल कीजिए, स्मॉल इन साइज, तो वो उनको तो नुकसान पहुंचाएगा ही, प्लस उस एरिया को एक तरीके से इनएक्सेसिबल बना देगा फॉर सम टाइम, जिससे कि आप दूसरी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाकर उस एरिया को भी इनएक्सेसिबल बनाकर कुछ अपने लिए फायदा कर लो, कट ऑफ कर दोगे। तो वो एक है यहाँ पर। तो ऐसे में इनका कहना है कि सिंस यू आर ब्रिंगिंग मोर वेपन्स टू रशियन बॉर्डर, तो रशिया हैज टू मोबिलाइज मोर ट्रूप्स टू इट्स बॉर्डर, और अब उसको भी स्ट्रेटेजिक काउंटर ढूंढना होगा इसका, जिस पर वो काम करेगा ही। तो रशिया के पास क्या ऑप्शन है? अब ये देखिए जो बाल्टिक सी है इसको कहा जा रहा है नेटो लेक। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ सकती है, कह सकती है कि विच आर द नेशंस विच आर हैविंग पेरिफेरी, यानी कि कनेक्टेड हैं बाल्टिक सी से या नेटो लेक से। तो आप इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं? ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए, SDG जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फिर PLLEF,
पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड। तो कहने का मतलब देखो, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ये तो है ही, तीनों हो गए आपके बाल्टिक वाले, इनको बाल्टिक कहते हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और जर्मनी, पोलैंड। तो ऐसे ग्रुप करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेटो लेक जो है कंटेस्टेशन का जोन बनेगी। कैलिनग्रैड जो है वो और ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। यहां पर ये है सोवल्की गैप। देखिए यहां पर ऑलरेडी जर्मन की फोर्सेस, कैनेडियन फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस, यानी कि नेटो की प्रेजेंस यहां पर है, और ये एरिया रशिया से कनेक्ट करता है। अब यहां पर भी नेटो की फोर्सेस आ जाएंगी, तो रशिया के लिए ईस्टर्न फ्रंट पर एक तरीके से यू कैन से टैक्टिकली देखे जाए तो नेटो का एडवांटेज है। तो अब रशिया को काउंटर करने के लिए कैलिनग्राड और बेलारूस और ये सोवल्की गैप है, अगर वो इसको ब्लॉक कर देते हैं, और अगर हम लैंड बेस्ड सप्लाईज की बात करें तो पोलैंड के थ्रू वो सप्लाई जो है यहाँ लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी अमेरिकन प्रेजेंस है बेलारूस को काउंटर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉर, क्योंकि बेलारूस रशिया के साथ है। तो आप देख रहे हैं कि यानी ये गेम जो है, जियोपॉलिटिक्स जो है, लोकेशन और स्ट्रेंथ का गेम है। और कई बार डायरेक्टली वॉर नहीं, अगर आप थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर सकते हो दूसरे के मन में, तो आप हायर नेगोशिएटिंग पावर रख सकते हो, आप अपने देश के इंटरेस्ट में काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो इट्स लाइक अ चेस गेम, किसकी पोजीशन कहां और कौन कौन सी वेपनरी, उससे दूसरे के मन में क्या इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई, जिससे वो दूसरा क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हुआ। दैट्स हाउ एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स वर्क। ये है कैलिनग्रेड, यहां पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। बेल्टिक फ्लीट जो है वो काफी स्ट्रांग है रशिया के, और कहा जा रहा है स्वीडन से कहीं ज्यादा गुना बेटर रशियन फ्लीट है वहां पर। तो क्या अगर नेवल फ्लीट की बात करें तो क्या स्वीडन को नेटो का पार्ट बनाना बाल्टिक कंटेस्टेशन में वाकई कुछ स्ट्रेंथ देगा, या स्वीडन को पार्ट बनाकर आपने रशिया को मौका दे दिया है कि सबमरीन के साथ साथ अब जो रशियन नेवल फ्लीट है उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर दे बेल्टिक में। आज जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है बेल्टिक में कंटेस्टेशन हो, जैसे गॉटलैंड आइलैंड। नाउ कंक्लूजन के तौर पर क्या कहा जा सकता है, ये कहना कि नेटो लेक बन गई है बाल्टिक सी, ये यू कैन से ये थोड़ा ओवरबोर्ड जाने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी कैलिनग्रैड है, राइट। यू कैन नॉट साइडलाइन द कंसर्न्स ऑफ रशिया, तो रशिया के कंसर्न्स को भी मैनेज करना होगा, और आप लाइटली नहीं ले सकते स्वीडन फिनलैंड के लिए भी कि नेटो का पार्ट बन गए तो बस सिक्योर हो गए। उनको अपने एफर्ट्स को भी स्टेप अप करना होगा फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, राइट। Discuss the geopolitical significance of NATO's expansion. Does influence actually इंडिया के भी इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है क्या? क्योंकि जब यूपीएससी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछेगी तो इंडिया के एंगल से क्वेश्चन पूछेगी, जैसे हम इंडिया एंड नेटो एंगल अलग से पढ़ते हैं आईआर में, तो वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।